देवभूमि उत्तराखंड कई रूपों में जानी जाती है। जो देव जगह जगह बसे हुए हैं, उन देवों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो हमारे लेखक हैं। अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड की भूमि जो गिरदा, मनोहर श्याम, पंत जैसे राइटरों से सजी हुई है, ये सब हिंदी के जो लेखक हैं, हम इन लोगों को कई लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर मैं दुनिया भर की बात करूं, तो दुनिया में जिन लोगों ने हमारे देवभूमि को पहुंचाया, वो राइटर थे जो इंग्लिश में लिखते रहे और दुनिया भर में उत्तराखंड को पहुंचाते रहे किसी न किसी रूप में। उसमें प्रमुखता से अगर मैं नाम आज आपके सामने बात करूं, तो उनमें एक बहुत प्रमुख नाम आता है, जिन्होंने उत्तराखंड की मिट्टी में जन्म लेकर उत्तराखंड की खुशबू को दुनिया भर में फैलाया। आज एक ऐसी राइटर हमारे साथ हैं और वो हैं नमिता गोखले मैम। मैं स्वागत करता हूं नमिता गोखले मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इतना समय दिया, हम इसके आभारी हैं। आप जैसा राइटर हमारे छोटे से मंच पर आता है, तब लगता है कि हमारे जो काम है वो थोड़ा सा सफल से हो रहे हैं। मैं थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बचपन और अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं उनसे बताइए प्लीज। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि मैं अपने सह उत्तराखंडी भाइयों और बहनों से इस मंच से जुड़ पाऊंगी। मेरी पैदाइश लखनऊ की थी, पर मेरा बचपन कुमाऊं में, नैनीताल में ही बीता। वहाँ मेरे नाना थे डॉक्टर CD पांडे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 20 साल तक रहे वो वहाँ। और वो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वो एक छोटे से गांव से आए थे जहाँ उनको शिक्षा भी नहीं मिली थी, और वो तरह तरह के काम करते थे, पर वहीं से उन्होंने कहीं से पढ़ना सीखा। उत्तर काशी में पढ़े, उत्तर काशी से वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, और आपको आश्चर्य होगा सुन के कि वो इसके बाद पहुंचे पेरिस। जी। 1920 में, बहुत आयु में उनको एक स्कॉलरशिप मिली, और उन्होंने सोरबॉन में, पेरिस में अपना PhD किया, फ्रेंच टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ लैंकास्टर, ऐसी कुछ सब्जेक्ट पे। और इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत ही, मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड था, तो वो बहुत ही, जैसे मैंने कहा, जमीनी थे। और मेरे जो नाना थे वो भी कुमाऊं से जुड़े थे। ये तो मेरे नाना थे डॉक्टर CD पांडे। मेरे दादा जो थे, उनका एक पंथ एस्टेट्स होती थी, उनका एक एप्पल ऑर्चर्ड था रामगढ़ में। और मेरी जो नानी थी कुंतला पांडे, जिनसे मैं बहुत प्रेम से जुड़ी थी, ये उनकी लिए एक किताब लिखी थी मैंने, माउंटेन एक्सप्लोरर्स। तो ये शकुंतला पांडे जी जो थी, वो मेरी नानी जो थी, वो गोविंद बल्लभ पंत की भांजी थी। गोविंद बल्लभ पंत की एक ही बहन थी और उनकी बेटी एक थी, और वो वहीं उसी घर में बड़ी हुई, पली हुई। तो बचपन में मैंने गोविंद बल्लभ पंत के साथ बहुत समय बिताया, वहीं हम एक बड़े घर में रहा करते थे। और बाद में मेरे नाना उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके थे पहले, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। खैर, ये तो हुए दादा परदादा। पर मैं नैनीताल में बचपन में सेंट मैरीज में पढ़ती थी, और वहाँ जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा कि उन पहाड़ों में पलना, उन घाटियों में, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ, एक मेरा थोड़ा सा एक हृदय का एक टुकड़ा कुमाऊं में ही रहता है, मैं कहीं भी जाऊं। और मैं कहीं जहाँ जाती हूँ, मुझे मिल भी जाते हैं पहाड़ी लोग। मैं स्पीच देती हूँ, कोई लेक्चर होता है, कोई फेस्टिवल होता है, अंत में कोई ना कोई बड़ी खूबसूरत सी लड़की आएगी और कहेगी मैं भी कुमाऊनी हूँ। पहचान ही जाती हूँ, क्योंकि जो एक स्ट्रेंथ और वाइब्रेंसी होती है पहाड़ी लड़कियों में, वो मैं पहचान लेती हूँ।
तो जी। ये तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत घर था नैनीताल में, प्रिमरोज़। और हाँ, हाँ। मेरी जो नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा उदार नेचर की थी, तो हमारे घर में रोज़ 20-25 लोग तो रहा ही करते थे, कोई स्टूडेंट, कोई कुछ। मुझे अच्छा। याद है शाम को 16 ग्लास दूध रोज़ बाँटे जाते थे कि इतने लोग रात को वहाँ रह रहे होते थे। वाह! जी। और इसीलिए जो मैंने कुमाऊँ देखा बचपन से, हाँ, हाँ। एक नज़दीकी से देखा, तो जी। इसीलिए कई किताबों में उसके बारे में लिखा है, क्योंकि जो मुझे याद याद है, जो मैं पहचानती हूँ, जो वहाँ की रीति, जो वहाँ के रिचुअल्स, जो वहाँ की कहानियाँ, जी। कथाएँ, वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया है। जी। तो मुझसे आगे और मेरे बाद बहुत लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया किताबें लिख रहे हैं। हुँ। शिवानी जी से तो मैं कोई अपने को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जी। मगर अपनी तरफ से मैंने जो मुझे याद था, नॉट ओनली द स्टोरीज़, पर जो एक स्पिरिट ऑफ द कुमाऊनी वुमेन है, यस। वो मेरे लिए जो वहाँ के स्त्री शक्ति है, वो जी। मेरे पात्रों में बहुत आती है। हैं, और दुनिया भर में लोग आपको पढ़ते हैं। लेकिन जो किताबों पर हम आएँगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, कौन ऐसे लोग थे, कौन ऐसे लोग थे, घटनाएँ थी, जिन्होंने आपको लेखन की तरफ प्रेरित किया कि अब आपने सोच लिया कि ये मुझे एज़ अ प्रोफ़ेशन मुझे यही लेना है और लिखना है। तो कैसे ये प्रेरित हुए आप इसकी तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो नानी थी शकुंतला पांडे, जी। हमारे घर में प्रिमरोज़ में 2 बड़ी काँच की अलमारियाँ थीं और हाँ, हाँ। उनमें डबल रो थी किताबों की, और उनके जी। आगे एक बड़ा लेस का पर्दा सा लगा रहता था, जैसे होता था ना पहले। हाँ, हाँ। और वहाँ उनको प्रिय थी अ, ये अपनी महाश्वेता देवी भी पढ़ती थीं वो ओह! कहाँ की किताबें ट्रांसलेशन में पढ़ा करती थीं। हाँ, हाँ। महादेवी वर्मा तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, और जी। 2-3 किताबें थी महादेवी वर्मा की, हाँ, जो हाँ। अ, महादेवी जी ने ही इलस्ट्रेट की थी। अच्छा। तो मैं इतनी मुश्किल हिंदी कोई समझ तो पाती नहीं थी, मगर जी। वो मुझे कभी सुनाती थीं, और वो किताबें जो थी उनमें जो इलस्ट्रेशंस थे, जो चित्र थे, जो जी। महादेवी ने बनाए थे, वो हाँ, भी हाँ। मुझे दिखती थी। तो ये उससे पढ़ने की आदत मुझे पड़ी, क्योंकि जब भी वो बैठी रहती कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थीं। जी। और लेखन के लिए हम सुनते थे, शिवानी जी तो पूरे कुमाऊँ में क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसी छाई हुई थी कि जी। हम जानते थे, अरे मैं सुनती थी कि शिवानी जी ने एक नई किताब लिखी है, और सबको डर लगती थी कि इस किताब में वो किसका चरित्र सामने आ जाएगा, किसकी बिल्कुल। घर की कहानी आ जाएगी। जी। तो शिवानी जी को भी मैं जानती थी अच्छी तरह से, हुँ, हुँ। और मैं शिवानी जी से भी काफ़ी प्रभावित हुई, पर वहाँ एक नैनीताल में एक किताब की दुकान थी, वो जी। थी नारायण एंड कंपनी। वाह! तो हम लोग शाम को मालीताल जब जाते थे, तो जी। मेरी माँ कभी क्लब जाती थी, कभी मंदिर जाती थी, किसी के घर जाती थी, तो हाँ, हाँ। मुझे वहाँ छोड़ जाती थी, नारायण एंड कंपनी किताब की दुकान में। अरे और जी। ये उसको किताब की दुकान ही नहीं समझते थे, हम लाइब्रेरी समझते थे। वो लाइब्रेरी। मुझे कुर्सी दे देते, मैं वहीं बैठ के पढ़ती थी, जब मेरी माँ लौटती, तो मुझे पिकअप कर लेती। और नैनीताल की लाइब्रेरी तो ख़ैर इतनी खूबसूरत थी, मेरी किताबों में जी। मैंने उसका वर्णन किया है तो। और मेरी माँ ने कहा था, कभी भी तुम्हें किताब खरीदनी हो, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खरीदूँगी। तो वाह! इसलिए किताबों के वातावरण में मैं ही पली, और इसलिए नेचुरल बात थी कि मैं किताब लिखना शुरू कर लिया। हुँ। आपके जो विषय रहते हैं किताबों के, जितनी किताबें मैं बहुत थोड़ा-सा समझ पाया हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो किताब है उनका सब्जेक्ट बड़ा डाइवर्सिफ़ाइड है। मतलब इंडियन हाँ, माइथोलॉजी भी उसमें है, पहाड़ का इतना खूबसूरत चित्रण उसमें है, पहाड़ के जनजीवन का चित्रण है और अगर क्रिटिकल थिंकिंग कहें तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग से भरा हुआ है। तो ऐसे विषय जो है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट विषय हैं, आपने कैसे ये विषय लिए और कैसे इस ओर प्रेरित हुए कि आज पूरी दुनिया उन विषयों की तरफ जब लिखती है तो बहुत बड़े हो जाते हैं और एक हमारे पहाड़ से निकली हुई हमारी नमिता गोखले मैम इतनी अच्छी-अच्छी किताबें, इतने अच्छे-अच्छे विषय बहुत पहले से लिखती आ रही हैं। ऐसा कैसे हुआ थोड़ा इस बारे में आप अब विषय को मैं नहीं चुनती हूँ, विषय जो मुझे चुनते हैं, ऐसा कहिए। ओह! ग्रेट। है ना? पर मैं आपको 1-2 किताबों का ज़रा दिखाती हूँ, तो उससे आप समझ पाएँगे
तो ये एक मैंने 3 किताबें लिखी करीब 15 साल में जी 15 नहीं 20 साल में। इनका टाइटल कलेक्टिव टाइटल है हिमालयन ट्रिलॉजी, क्योंकि ये 3 किताबें हैं जो कुमाऊं में सेटल्ड हैं। तो उसमें एक जो थी वो थी, यहाँ ढूंढ रही हूँ मैं, हिमालयन लव स्टोरी। ये मैंने 25 साल पहले लिखी थी और बहुत ही एक उदास सी कहानी है, और फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं से इस पे फिल्म बनाने की, ये मेरी इच्छा है। अभी इसके स्क्रीन प्ले पे मैं काम कर रही हूँ और इसका अनुवाद भी आजकल हो रहा है। और इसके साथ थी द बुक ऑफ शैडोज। हाँ, ये वो करीब 25 साल पहले निकली होगी, तो ये 20 साल पहले निकली। और ये जो किताब है, ये मतलब वैसे भूत प्रेत की कहानी भी है, कॉलोनियल इसकी भी कहानी है, एक औरत के ट्रॉमा की भी कहानी है। तो इसमें विदेश में भी इसका काफी इसकी चर्चा हुई और मेरी प्रिय किताबों में है। तो ये हिमालयन ट्रिलॉजी में जो तीसरी है, ये कहते हैं अनिता गोखले's मोस्ट एम्बिशियस वर्क येट। ये मैंने अपनी जी जान अगर कोई एक किताब में डाली है तो इसमें डाली है। इसका टाइटल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और ये जो थिंग्स टू लीव बिहाइंड है, इसकी कहानी है कि 1840 से 1912 तक कुमाऊं में जो परिवर्तन आए, जो वहाँ की जैसे कहानी कथा बदलती गई, मॉडर्निज्म भी आया, पुरानी चीजें भी चलती गई, इस पे है। और इसके एक किरदार है तिलोत्तमा। वो बहुत मतलब एक टिपिकल पहाड़ी औरत जो होती है, जिसमें एक स्टबर्न नेचर होता है, जो आप समझ रहे होंगे मैं कैसी लेडी होती हूँ। तो उनके थ्रू वो भी 3-4 जनरेशन की कहानी है। और ये पुस्तक मुझे बहुत ही प्रिय है, और इससे भी ज्यादा प्रिय है राग पहाड़ी, क्योंकि थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो है, पुष्पेश जो मेरे कजन है, पुष्पेश जो सब कुमाऊं में, उत्तराखंड में सब जगह सब जानते हैं पुष्पेश पंत जी को। तो ये पुष्पेश ने इसका अनुवाद किया है, और इसको मैं अनुवाद नहीं कहूंगी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से वही कहानी का कथन किया है। और जो अंग्रेजी में कहने में कई चीजें मुश्किल पड़ती थी, वो जब हम हिंदी में लिखें तो और भी वो नजदीक आ जाती हैं। तो ये राग पहाड़ी जो है बहुत ही मेरी, जैसे मैंने कहा, प्रिय किताब है। तो ये तो हो गई हिमालयन ट्रिलॉजी। बाकी मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, आपको भी इतना समय कहाँ है, मगर एक तो थी, एक ये है 2 किताबें, शिव महिमा और शंकर। ये तो हिंदी और मराठी में है। ये अंग्रेजी में है द बुक ऑफ शिवा। और अब मैंने 20 किताबें लिख ली हैं, पर इनमें बुक ऑफ शिवा दुनिया भर में बिकी है, एक तरह की रेफरेंस बुक बन गई है शिव जी पे जी। और फिर एक ये किताब है शकुंतला। ये शकुंतला कई एडिशन में आई है, और शकुंतला जो है ऋषिकेश उस तरफ कहीं इसकी सेटिंग है, गंगा के तट पर जी। फिर एक किताब और है, वो है हिमालयन आर्क। हाँ, जर्नीज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ये जो किताब है, इसमें अलग अलग लोग, एक संकलन है अलग अलग लोगों की एसेज का। कुमाऊं इसमें इतना नहीं है, इसमें नेपाल से लेके एकदम नॉर्थ ईस्ट तक जहाँ जो कल्चर है, चाहे वो खाने का कल्चर है, चाहे वो म्यूजिक का कल्चर है, वो सब उसमें है। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि पूरे हिमालय की जो संस्कृति है वो एक है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का इकोनॉमी, ये सब तो मिले हुए हैं, मगर कल्चर में भी आप देखिए तो चाहे वो म्यूजिक, फूड, फोक टेल्स, हर चीज में एक कंटिन्यूटी है। इसीलिए मैंने एक भूटान में भी लिटरेचर फेस्टिवल करती हूँ, और वहाँ जो मैं भूटान में पहचानती हूँ कि मुझे हमारा कुमाऊं ही पहचान लेती हूँ कई बार, पर वहाँ से ज्यादा भी मैंने 2 फेस्टिवल किए थे काठमांडू में। और मेरी किताब है हिमालयन लव स्टोरी, वो काफी कुछ काठमांडू दरबार में उसकी सेटिंग है, क्योंकि काठमांडू, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही लगाव है काठमांडू के साथ और नेपाली कल्चर के साथ, क्योंकि नेपाली लोग तो कुमाऊं से बहुत सालों जुड़े थे। और बहुत ही कॉमनैलिटीज हैं वहाँ के भी। मैं पंथ थी, नमिता पंथ,
और वहाँ कुमैया बामन कहते हैं, पंत पांडे जोशी सब हैं, और वहाँ की बात मैं नेपाली पहचान भी लेती हूँ, सुन भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो मुझे नेपाली कल्चर में बहुत चीज़ें मिलती हैं जो हमारे कुमाऊँ में भी हैं। और एक किताब थी लॉस्ट इन टाइम, घटोत्कच एंड द गेम ऑफ इल्यूजन्स। तो ये जो किताब है ये बच्चों के लिए है, बच्चे यंग अडल्ट जो कहलाते हैं 13 से 18 साल तक। तो ये जो किताब है ये हिडिंबी के बारे में है, क्योंकि एक सातताल के पास एक हिडिंबी का मंदिर है, और हमारे जो वहाँ की जो ज्योग्राफी है कुमाऊं की, वो तो हर कोना कहीं ना कहीं महाभारत के पात्र से जुड़ा ही हुआ है। तो घटोत्कच वहीं पैदा हुए और हिडिंबी वहीं रहती थी, ये कहलाया जाता है, उनके लिए एक मंदिर है। तो ये घटोत्कच पे है, और ये भी मेरी बहुत प्रिय कहानियों में है। तो ये तो मतलब ऐसे 20 तो मैं पूरी आपको नहीं सुनाऊंगी, पर जो कुमाऊं से जुड़ी हुई है। और एक और है जो अभी मेरे पास हाथ में मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बहुत ही खूबसूरत कवर है रोरिक का, उसमें हिमालय का, कंचनजुंगा का। वो किताब मैंने रस्किन बॉन्ड के साथ एडिट की है, हिमालय। और ये किताब अमेरिका में बहुत बिकी है, क्योंकि वहां भी, जहाँ भी दुनिया में हिमालय प्रेमी होते हैं, उनको ये हिमालय किताब जो मैंने और रस्किन बॉन्ड ने साथ में एडिट की, वो भी संकलन है। तो यहाँ रही मेरी किताबें बहुत हैं, और मैंने निश्चय किया है कि संकल्प किया है कि आगे से अब 20 किताबें लिख ली, अब बहुत हो गया। अब मैं जो भी लिखूंगी जरा रिसर्च करूंगी, जरा पहाड़ों में जाके, चाहे कुमाऊं में चाहे बाकी हिमालयन जगह में, जरा सीखूंगी, जरा समझूंगी, जरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं जब आप पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो 2-4 दुनिया के राइटर्स को जानता हूं, तो उनसे बात की थी, तो उन्होंने आपकी बुक ऑफ शिवा के बारे में बताया था। और वाकई में जो आपने बताया कि शिवालिक फिलॉसफी जो उसको कहते हैं, शिव जी की जो फिलॉसफी थी, उनके जीवन का जो दर्शन है, उसने आप में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखा। और जो सीता के बारे में आपने लिखा, इन सर्च ऑफ सीता, मतलब उसमें भी कितना ब्यूटीफुली किसी वुमेन का आपने चित्रण किया है। वो दुनिया जानती है और दुनिया पढ़ती है उन चीज़ों को और बहुत कुछ सीखती है। कई सारी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आप खुद स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में जाती हैं, गई थी, वहाँ आपने ये लेक्चर दिया था इस तरह का। मैं बीच में अभी थोड़ा सा हमारे एक मेहमान आपसे जुड़े हैं उत्तराखंड के, एक विभूति, मैं उनसे आपको अवगत करवाना चाहूंगा। कैसे हैं? ठीक हो नमिता, नाइस टू सी यू हियर। तो यहाँ बुलवाया आप लोगों ने और आपसे भी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आपका उत्तराखंड की तरफ से इतना सारा योगदान है, और आपका तो खैर कंट्रीब्यूशन पूरे देश के लिए है, इंटरनेशनली भी है, एंड आपका आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है हमारे उत्तराखंड के जितने बच्चे हैं, उनको पता लगना चाहिए आप कौन है, आपकी ज़िंदगी कैसे है। कई लोग जानते ही नहीं आप उत्तराखंड से हैं। वो गोखले, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे महाराष्ट्र से थे, वैसे हम पंत थे शादी से पहले, और पंत लोग भी महाराष्ट्र से ही आए थे बहुत कई सदियों पहले। हाँ, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप तो है तो उत्तराखंड के हैं। आप, मुझे भी पता है कि आप 100% जितने उत्तराखंड के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो आप इनको आप छोड़िएगा नहीं, इनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे बच्चों को इंस्पायर करना हो, इनसे जरूर कुछ ना कुछ आप सब लोग सीख सकते हैं। इन्होंने बहुत टायरलेसली काम किया है। इन्होंने सबसे बड़ा तो योगदान इनका इतना है, बुक्स तो लिखती हैं, उसका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इतना बड़ा कंट्रीब्यूट, इंटरनेशनली एक्लेम्ड, सफल माना जाता है। जी मैं आपको कभी कहा नहीं, मैं आपके सामने चेहरे पे कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, रियली प्राउड ऑफ यू, what you've done, and we feel privileged that we got to know you. नहीं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल कुछ ना कुछ कुमाऊं से और हिमालय से जुड़ा हर साल होता है। कभी अगर वहाँ शेखर पाठक आए, तो कभी प्रसून जोशी आए, तो कभी शुभा मुद्गल आए, तो वहाँ के लोग चिढ़ाते हैं मुझे, वो कहते हैं ममता का फेस्टिवल पूरा नहीं होगा जब तक एक कोई उसमें पहाड़ी अंक नहीं होगा। और यही नहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो फेस्टिवल है उसकी कड़ी है एडिशंस, 8 इंटरनेशनल एडिशंस हैं हमारे जयपुर लिट फेस्ट के,
वो एक लंदन में है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, ह्यूस्टन में है, न्यूयॉर्क में है, बोल्डर कोलोराडो में है, और टोरंटो में है, और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है, और दोहा में है, और एक और है जो अभी गिनती में, बेलफास्ट आयरलैंड। तो इनमें कई बार जब हमारे कुमाऊं के से जुड़े हुए, कुमाऊं नहीं, हिमालयस पे मैं करती हूँ, और हिमालय पे हर जगह एक्सपर्ट हैं, स्पेशली बोल्डर, क्योंकि वो भी एक पहाड़ी जगह है और के एकदम बेस पे है। तो बोल्डर में तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो पहाड़ के साथ जुड़े हुए हैं, रहे हैं नैनीताल में, कुमाऊं में। तो इसीलिए मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि एज आई सेड कि मेरा एक दिल का अंश हमेशा वहीं रहे। आजकल मैं दिल्ली में फंसी हूँ लॉकडाउन में, पर मन ही मन मैं अपने आप से ऐसा सोच लेती हूँ, नहीं मैं नैनीताल में हूँ, बाहर बारिश आ रही है इसीलिए अंदर बैठी हूँ। मन को बहला ले। जैसे अभी राजभट भाई ने बताया, उन्होंने बताया कि आप वाकई में हमारे उत्तराखंड के लिए आप एक ज्ञान की एनसाइक्लोपीडिया है। मैं ये मानता हूँ कि जब कभी भी लिटरेचर की बात आई तो आपसे इस समय आप जैसा कोई नहीं लिखता वहाँ पर। जयपुर फेस्टिवल है, वो दुनिया का सबसे सफलतम एक ऐसा प्रयोग है और जो दुनिया भर में सराहा जाता है। कोई भी राइटर दुनिया का हो, वो चाहता है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो उसकी यात्रा के बारे में, क्योंकि राजभाई भी हैं, तो थोड़ा सा अगर आप उसकी यात्रा में बताएं उसकी यात्रा के बारे में, कैसा ये इतना सफल एक वेंचर आपने शुरू कर दिया जो दुनिया के लिए लेखन के क्षेत्र में एक क्रांति बन के आ गया है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। ये मैं नहीं कह सकती कि मैंने किया, मैं भी जुड़ी थी शुरू में। मैं को फाउंडर हूँ, विलियम डैलरिम्पल को फाउंडर है, और हमारे साथ संजय रॉय हैं टीम वर्क्स के, और बहुत बड़ी टीम है। पर सबसे ज्यादा तो जो इसमें ऑडियंस आती है, जिनको इतना उत्साह रहता है, जो लेखक आते हैं, जो अपना इतना दिल से अपने इंटेलेक्ट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी बात ये रही शायद कि ये मैंने अंग्रेजियत के स्पिरिट में नहीं किया। अंग्रेजी बहुत अच्छी बात है, मैं खुद अंग्रेजी में लिखती हूँ, मगर हमारा जो संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा देश है, वो खाली अंग्रेजी में नहीं पहचाना जाता। तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, इनको मैंने बहुत एक प्रथम स्थान दिया इस फेस्टिवल में, और इसकी वजह से और भी जो दुनिया की भाषाएं हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, अरबिक हो, क्योंकि अंग्रेजी अकेली भाषा तो नहीं है, और में हम काफी दुनिया को भूल जाते हैं। तो ये जुड़ते जुड़ते बनते बनते बन गया। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि ये 14 साल में हम कहाँ से पहुंच गए। और अभी आजकल लॉकडाउन के दिनों ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में फेस्टिवल तो हमारे हो नहीं सकते हैं। अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी का फेस्टिवल जो है वो वर्चुअल फेस्टिवल होगा 11 से 13 सितंबर तक, मगर ये हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, JLF ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और देखते देखते इसके 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं 4 महीने में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में इसके 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं, और ये दुनिया में सबसे सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बनने को जा रहा है। तो ये कोई चीज में जब क्या बता कहाँ के आशीर्वाद हैं, कहाँ की स्फूर्ति है, पर बहुत साहित्यिक मंच पे एक एनर्जी, और मैं अपने आप को एकदम सरस्वती की सेविका समझती हूँ कि मैं और लेखकों को किसी तरह से उनको पहचान मिले, उनको एक जगह मिले, उनकी वॉइस जो है उसके एक जगह मिले। ये मेरे लिए, मैं अपना कार्य, अपना कर्म यही समझती हूँ। तो आज कम से कम ये प्लेटफॉर्म जो बना है, इससे आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी at least Uttarakhand would know that you are from Uttarakhand. It's just important, I think. आपको भी एक बार हमने एक नैनीताल में शुरू किया है, हिमालयन एकोज, ये जानवी के साथ एबट्सफोर्ड में। अब 4 साल होने को आएंगे इस बार, 4 साल हो चुके हैं एक्चुअली। और ये भी एक कुमाऊं फेस्टिवल का बहुत ही बड़ा अंश बन गया है। अभी हमने वहाँ गिरदा को तो मैंने बहुत सालों पहले देहरादून में बुलाया था, तो जब अभी गिरदा तो गुजर गए, उनकी कविता तो मुझे ऐसे गूंजती है अभी भी मेरे दिल में। कई बार ऐसे थकान हो जाती है तो यूट्यूब में उनका कुछ सुन लेती हूँ। तो गिरदा की वाइफ को हमने कुछ अवार्ड दिलाया था वहाँ से। फिर एक मठपाल जी हैं, उन जो वहाँ एक पेंटर है, उनको कुछ अवार्ड। तो लोकल वॉइसेस को हम जो भी सहारा दे सकते हैं करते हैं।
और जो नैनीताल से जुड़े हुए ग्रुप हैं, जैसे नैनीताल नॉस्टैल्जिया, या एक नैनीताल में कुमाऊं बुक क्लब भी खुला है, भी लोग आते हैं, उसमें काफ़ी रीडरशिप है। और ऐसे कई लेखक हैं जो जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुमाऊं से नहीं हो। बॉन्ड तो खैर हैं, पर जैसे स्टीवन ऑल्टर हैं जो मसूरी में है, तो स्टीवन ऑल्टर ने बहुत ही खूबसूरत किताबें लिखी हैं कुमाऊं पे और उत्तराखंड पे, और जो चारधाम यात्राओं में जो पुरानी पिलग्रम पाथ है उस पे लिखी है, माउंटेनियरिंग पे लिखी है, अभी जिम कॉर्बेट पे लिखी है। तो जैसे हम स्टीफन ऑल्टर को बुलाते हैं, या एक बुकर प्राइज फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं, बहुत बहुत बड़ी लेखिका आज मानी जाती हैं, अनुराधा रॉय। तो अनुराधा रहती हैं रानीखेत में, पर वो जो है, और लिखती भी है जरा कुमाऊं के बारे में अंग्रेजी में, पर वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्राइवेट है, ज्यादा कहीं जाती नहीं है। तो अभी वो हमारे नैनीताल फेस्टिवल में तो आ चुकी हैं 1-2 बार। बड़ा अच्छा लगता है जब भी, और अपने जैसे लोगों से बैठे हैं, उनकी बातें सुने। आप भी इतना मुझे खुशी हो रही है आप दोनों के बीच में बैठ के पहाड़ों की बात सुन, क्योंकि पहाड़ एक हमारे बाहर जो है ऐसी जगह है कि उनको हम कभी नहीं छोड़ सकते। और मैं इस वक्त ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए राज भट्ट जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। जो एकदम जी जान देके दिल लगा के जो ये करते हैं, मैं जब फेसबुक में या कहीं देखती हूँ कि दूर दूर कहीं गांव में कोई एक लड़की है, उसकी मुंह में जो स्माइल है, कोई बच्चा खेल रहा है उसके मुंह में जो स्माइल है, जो इतना सेल्फलेस काम करते हैं या इंस्पिरेशनल काम करते हैं। मेरी बहन भी मुझे बताती रहती है। तो आई एम इक्वली प्राउड कि राज भट्ट जी अब मस्त रह सकते थे। लंदन में बहुत कुछ है ऐसे डाइवर्ट करने को, पर वो लंदन में भी रहते हैं, तो उनका एक जिगर का टुकड़ा पहाड़ों में ही रहता है, सबकी मदद करते हैं। इसीलिए थैंक यू राज फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग। मैं तो मतलब बहुत ही इंस्पायर हुआ आपसे। नहीं, आप मैं तो खैर यू नो आई हैव बीन डूइंग फॉर मेनी इयर्स। आप लोगों को पता लगने लगा। नॉर्मली पहले मैं जितना क्वाइटली करते जाता था, बट नाउ सिंस माय वर्क इतना एक्सपैंड कर गया है कि, और कॉर्नर जगह जगह पहुंच गया, जगह जगह शहरों में। मैं जिस शहर में भी जाता हूँ, चाहे मुनस्यारी हो, द्वाराहाट हो, ऐसा लगता है कि मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ। आप जो दे रहे हैं इन सब जगहों को, वो इट्स नॉट जस्ट मनी एंड चैरिटी, आप वो एक फ्यूचर वहां दे रहे हैं। कुमाऊं का ईश्वरी कृपा है। हमारे जो पहाड़ में जो यंग बच्ची है नई जनरेशन की, बहुत डिफरेंट है मनीष। मेरे पास आज लड़कियां हैं लोहाघाट से, विसंग से, जगह जगह से, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल, लेडी श्रीराम कॉलेज, हमारी बच्चियां सारी वहां पढ़ रही हैं। एंड इट्स सो यू नो आई फील सो गुड। मोस्टली लड़कियां आगे निकल रही, लड़के हमारे पीछे रह जा रहे हैं पहाड़। पहले लड़के आगे निकलते थे, उल्टा हो गया। लड़कों को आगे निकालना मेरा एक स्वप्न है कि हर गांव में एक बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, एक जरा स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए। इसी तरह से उनके मतलब जो इतनी सप्रेस्ड एनर्जी है पहाड़ों में, तो बहुत परिवर्तन पहाड़ों में आ रहा है यहाँ पे। और उसको परिवर्तन का कारण आप जैसे लोग हैं। तो वो आपको देखते हैं, कहते हैं अच्छा ये पहाड़ से है नमिता, ठीक है आप, तो उनको इतनी इंस्पिरेशन आती है कि ये पहाड़ से निकले तो हम भी कर सकते हैं। हमारे ये तो गलत बात है, पर हम सबको, हम तीनों लोग हैं, रजनीश जी, आप, मैं, हम सबको इंस्पिरेशन इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे जगह से जुड़े हैं जो इतनी अलग जगह है एकदम। बिल्कुल, जैसे ये राज भाई ने बड़ा सही बात बताई कि ये जो इम्पैक्ट है आप लोगों का है। जब नमिता गोखले मैम को लोग पढ़ते हैं, और मैं दुनिया भर में जब से ये था कि हम आपसे बात करेंगे, तो मैंने दुनिया भर में 2-4 राइटर्स जिनको भी जानता था, हर कोई इंसान, हर कोई राइटर आपके बारे में जानता है। और जो जिस विषय पर, जिन विषयों पर आप लिखते हैं, उन पर लिखना इतना आसान नहीं है। नॉर्मल एक कहानी लिख देना बड़ा आसान है, लेकिन जो विषय आप लेते हैं उन पर लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और यही सब, शायद यही एक वजह है कि जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो दुनिया में इतना सराहा जाता है। और जो अभी आपने बताया कि जो आपने ई ब्लॉगिंग अभी शुरू की, कितने लोग उससे दुनिया भर में जुड़ना चाहते हैं। मैं खुद देख के मतलब
थोड़ा सा भी पढ़ के आप पढ़ लीजिए उसको, तो आपको अपने आप पर गर्व हो जाएगा कि ये हमारे पहाड़ से निकली हुई एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने शुरू किया है, एक असाधारण काम है, और इसका पूरा क्रेडिट मेरी तरफ से तो बिल्कुल आपको जाता है और आपको ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सोच भी आपकी और यही लगती हूँ, ये क्रेडिट जाता है जो हर कुमाऊं की, हर उत्तराखंड की स्त्री के अंदर एक तरह की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, उसको जाता है। इतनी जितनी स्ट्रेंथ है कुमाऊं के, उत्तराखंड के गढ़वाल की औरतें इतनी मुश्किल परिस्थिति में इतना वो संघर्ष करती हैं और इतने संयम से अपना जीवन जीती हैं, इतनी मदद करती हैं पूरी दुनिया की। मतलब आई एम प्राउड टू बी अ कुमाऊनी वुमन। ग्रेट। मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जो नए राइटर हैं, जो बच्चे अब लिखना चाह रहे हैं, खासकर आज के टाइम से जो अब परिस्थितियां बदल सी गई हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए लिखने के लिए, तो उन बच्चों के लिए आप क्या सीख देंगे कि बेटा अब इस तरह से लिखना शुरू करो, यहाँ जाओ, अपने ब्लॉग बनाइए, कुछ करिए, क्या आपकी तरफ से एक सीख होगी उन बच्चों के लिए, आप प्लीज बताइए। एक तो मेरी ये सीख है कि दुनिया में अब इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी आ गई है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे सामने, कोई भी इंटरनेट में जाए तो कोई भी चीज के बारे में सब कुछ जो हमको लगता है सब कुछ वहां सामने आ जाता है। मगर ये जो है ये सारा एक तरफ है, अपनी एक्सपीरियंस जो अपने आप जो चीज को हमने सीखा है, पहचाना है, जाना है, वो अलग होती है। सो ट्राई टू नो योर सब्जेक्ट। यही नहीं कि बस आप इंटरनेट में ही सीख लो वर्चुअल नॉलेज, ये एक बात है। दूसरी बात है, कम से कम अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो कम से कम 2 भाषाओं को अच्छी तरह से जानो, चाहे अंग्रेजी हो और हिंदी हो, चाहे मराठी हो और मलयालम हो, जो भी आप समझो। पर हम एक बहुभाषित देश है और हमारी संस्कृति में यही है कि 2-3 भाषा, जितनी भाषा सीखो उतना आपको विस्तार होता है आपके मन का। तो ये सीखो, जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है उसको पहचानो और फिर अपने दिल से लिखो। और अब लिखना, पब्लिश करना इंटरनेट में बहुत आसान हो गया है, उसको आप इस्तेमाल करो टू रीच आउट। पर जो अपने आप देखा, जो मट्टी पैरों के नीचे आपके फील नहीं हुई है, जो सुगंध आपने सूंघी नहीं है, वो आप खाली वर्चुअल वर्ल्ड से अगर सीखोगे उसमें भी बहुत अच्छा है, पर गो आउट इनटू द वर्ल्ड। मैं ये कह, और यही बात आपने जो बात कही, वाकई में शायद यही वजह है कि जिस पहाड़ से आप जैसे राइटर निकले, जिस पहाड़ से रस्किन बॉन्ड जैसे राइटर निकले, जिस पहाड़ से शिवानी पंत जैसे राइटर निकली, जिस पहाड़ से मनोहर जोशी जैसे राइटर निकले, आज उस पहाड़ से जो नए राइटर हैं, गिरिधा जैसे राइटर निकले, लेकिन आज जो नए राइटर हैं वो उतने अच्छे शायद नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी वजह बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बहुत निकल रहे हैं, कई निकल रहे हैं और भी निकलेंगे। अगली बार मैं यही मंच पे आऊंगी तो 2-3 ऐसे यंग लेखकों को लाऊंगी और उनसे भी आप बात करवाएंगे। वाह, ग्रेट। यही आपका आशीर्वाद है और ये इम्पैक्ट जैसे राज भाई ने बताया कि आज आपका आना ही पूरे पहाड़ के जो नए राइटर हैं उनको झकझोर कर तो रख देगा कि जब हमारी नमिता गोखले मैम इतना अच्छा लिख सकती हैं तो कोशिश आपके फॉलोअर तो जरूर बन सकते हैं। इतना अच्छा लिखना है, लेकिन हृदय जोशी हैं, कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, कितने लेखक हैं, मैं आई कैन नॉट इवन बिगिन, बहुत लेखक हैं हमारे पहाड़ में, बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो यही पहाड़ की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं नमिता मैम से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि आपने इतनी सारी किताबें लिखी, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इन सब में एक किताब तो नहीं होगी, बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन मन के करीब आपकी सबसे कौन किताब है? आप कहें कि मनीष आज के बाद तो 2 दिन में ये किताब पढ़ लेना, ऐसी कौन सी किताब है जो मुझे पढ़नी चाहिए? ये किताब है मेरी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसमें एक कुमाऊं की हिस्ट्री जिस तरह से दी गई है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें बात बनी। और इसका जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद जो पुष्पेश ने किया है, राग पहाड़ी, ये बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है। और इस किताब के पीछे एक और किताब है, इस किताब की आप शक्ति कहला सकती है, आप समझिए, वो है माउंटेन एकोज। तो इसमें क्या, इस किताब के रिसर्च से मैंने ये दूसरी किताब लिखी, ये जो थिंग्स टू लीव बिहाइंड जो मैंने लिखी वो माउंटेन एकोज से लिखी। माउंटेन एकोज में ये 4 फोटो जो आपको दिख रही हैं, ये है तारा पांडे, जो बहुत छायावाद कवि थी,
ये है मेरी नानी शकुंतला पांडे जो हाँ, जो गोविंद वल्लभ पंत की नीज थी। ये है जिया, जो जिया ही कहलाती थी वो, जो ईरा पांडे की सास थी, बहुत ही ग्रेट लेडी थी। और ये है हमारी शिवानी जी, गौरव पंत। तो इन सब की ओरल हिस्ट्री जो कि इन सब के साथ मैंने लोगों को टेप रिकॉर्डर के साथ बैठाया और उनसे कहा कि अपनी मेमोरीज बताओ, कि आपको अपना ही नहीं, अपने बचपन की, और अपने बचपन के थ्रू अपने माँ, अपने घर की बचपन की कहानियां याद करो। तो इसमें ऑलमोस्ट 100 years ऑफ कुमाऊनी हिस्ट्री इसमें आ चुकी है। तो ये कई जगह में जाती हूँ दुनिया भर में, स्पेशली अमेरिका में ये किताब बहुत ही प्रचलित है और सब लोग अपने घर में 1-2 किताबें रखते हैं कि हमारे बच्चे इसको पढ़ें और वो भी जाने जरा कुमाऊं की हिस्ट्री क्या है। एक क्वेश्चन मेरा जाते जाते आपसे जरूर होगा कि पहाड़ के जो पाठक हैं, जो बच्चे हैं और जो पाठक हैं, उनके लिए भी आपकी तरफ से एक संदेश जरूर होना चाहिए। आज के इस युग में किस तरह की किताबें हमें पढ़नी चाहिए, उस बारे में भी थोड़ा सा आप। देखिए, कहना बहुत आसान है किस तरह की किताबें पढ़नी हो, ये मैं नहीं कहूँ, क्योंकि कई बार पहाड़ में किताबों की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात पहले नमिता अवेलेबल है, लाइब्रेरी बनानी है। जब हम जितने जैसे स्कूल बना रहे हैं वैसे हम 15-20 लाइब्रेरी बनाएं। और मैं इनसे बाद में बात करूंगी। एक लाइब्रेरी का बहुत खूबसूरत आइडिया है जो गुजरात में वो मॉडल है, एक ट्रैवलिंग लाइब्रेरी, बस में नहीं जाती। वो क्या होता है कि गांव-गांव से लोग किताबें देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरह की किताबें पढ़ोगे, कई बार हमें देखना पड़ता है कि क्या किताबें अवेलेबल हैं। और ई बुक्स पढ़ने में वो बात नहीं आती जो एक हाथ में आप पढ़ो, उसके पेज टर्न करो। तो मुझे लगता है हमें पूरे अपने पहाड़ों में एक लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू करना है। ये आपका मतलब सीधा जवाब नहीं है, पर इसी जब ये एक लाइब्रेरी मूवमेंट हो जाएगा, एक मूवमेंट, फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये पढ़ो, वो पढ़ो। हाँ, मैं लाइब्रेरी मूवमेंट में मैं आपके साथ काम करूंगा। मैं I'll arrange the resources, आप लोग कॉन्सेप्ट बताइएगा, मैं किसी को रिस्पांसिबिलिटी भी दे दूंगा इसको रन करने की। मेरे पास दो लाइब्रेरीज में काफी काम किया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, अलग अलग मॉडल्स में। तो एक आसान सा मॉडल लेके हम एक लाइब्रेरी मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू करेंगे। और ये अगर जैसे मेरी किताब है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के 2 मतलब हैं। एक तो है कि जो हम एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, द थिंग्स वी लीव बिहाइंड, और दूसरा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड मतलब जिन चीज़ों को भूलना पड़ता है, जो वी लीव, आगे बढ़ना पड़ता है उनसे। तो अगर कभी आपके साथ जुड़ के मैं एक लाइब्रेरी मूवमेंट में काम कर पाऊँ उत्तराखंड में, तो ये तो इट विल बी समथिंग टू लीव बिहाइंड। कुछ क्या दिल में ज़रा होगा कि हाँ कुछ एक कॉन्क्रीट बात करके गए। और फिर मैं आप सबको, रजनीश जी को भी धन्यवाद दूंगी कि आज ऐसी बातचीत में इतना एक जरूरी एक आइडिया उठा है। करेंगे इसको। जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज के बाद बच्चे सड़क पर आ जाएं किताबों के लिए, इससे बड़ी और क्या बात है। जब किताबों के लिए उनकी मांगे हो जाएं कि मुझे ये वाली किताब चाहिए और ये वाली गाड़ी जा रही है और मैं किताब पढ़ने आ जाऊं, तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। नहीं तो मुझ में मेरी क्या औकात है कहने को ये पढ़ो वो पढ़ो, अगर वहाँ है ही नहीं कुछ, है ही नहीं। जी बिल्कुल। और यही बात लेके यहीं पर हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये इतना एक बड़ा व्यवहारिक सा और समाज बदलने वाला व्हाट कैन यू लीव बिहाइंड, मुझे ऐसे लगता है कि आज नमिता मैम के आने से, आज राज भट्ट जी के आने से एक नई चीज तो आज आप लोग छोड़ के जाएंगे। पहाड़ के हर बच्चे के लिए एक किताब वाली गाड़ी जरूर आएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली प्रिविलेज नमिता, थैंक यू सो मच। यू डोंट नो हाउ इट मीन्स कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव आई थिंक। डेफिनेटली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स नमिता, थैंक यू। दोस्तों आपने देखा, ये थी नमिता गोखले मैम। पहाड़ में जब हमें कुछ सीखने को मिले, और ऐसे लोगों को अगर सुनने से ही मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ी क्लास होती है, बहुत ही बड़ी एक यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा अगर कोई लेक्चर होता है तो वो यही है कि जब हम नमिता गोखले मैम जैसे लोगों को सुनते हैं, जिन्होंने इतनी किताबें पहाड़ के बारे में लिख दी, पहाड़ के जनमानस के बारे में, पहाड़
के लिए इतनी सारी किताबें लिख ली कि हम चाहें तो बहुत कुछ उन किताबों से सीख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कोशिश करते रहेंगे पहाड़ के जनमानस से आपको मिलाने की, जिनसे हम कुछ सीख पाएँ। जो उनकी किताब जो बहुत ही अच्छा, जो मुझे उसका हेडिंग लगा कि व्हाट कैन वी लीव बिहाइंड, तो आज उन्होंने जो छोड़ा है वो पहाड़ बदल भी सकता है अगर हम उस बात पर गंभीरता से सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय केदार, जय बद्री, जय उत्तराखंड, जय भारत।